तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। आरटीबी नवंबर 2023 में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंसोलिडेशन का, एंड ये 16 से 20 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है। अच्छा क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप सिर्फ वीडियो देखोगे नहीं चलेगा, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में नहीं कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। तो प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। देखिए, ईश्वर लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है विनायक लिमिटेड में। ड्राफ्ट बैलेंस शीट दिया हुआ यहाँ पर, ईश्वर का भी दिया हुआ, विनायक लिमिटेड का दिया हुआ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट भी बता दिया इन्होंने। ईश्वर लिमिटेड ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 21,15,000 का इन्वेस्टमेंट किया है ईश्वर लिमिटेड ने। बट ये नहीं बताया कि ये 21,15,000 का जो इन्वेस्टमेंट है ईश्वर लिमिटेड का, वो विनायक में कि किस में, ये नहीं बताया। क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, ये तो नहीं लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट इन विनायक लिमिटेड, है ना। आगे करंट एसेट्स दिया हुआ है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी दिया हुआ, पूरा डेटा दिया हुआ। फिर आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ देखिए। ऑन 1 अप्रैल 2001 ईश्वर लिमिटेड ने एक्वायर किया 400 मिलियन शेयर्स इन विनायक लिमिटेड by means of a share exchange of 1 share in ईश्वर लिमिटेड for every 2 shares acquired in विनायक लिमिटेड। यानी ये क्या कहना चाहता है, 400 मिलियन शेयर्स एक्वायर किए। सबसे पहले तो ये पता करो विनायक के टोटल शेयर्स कितने। 1 रुपीज का शेयर से 500,000 यानी 500 मिलियन हो गया आपका। 1 रुपीज का ही है तो 500 मिलियन शेयर्स हो गया इसका, देखा जाए विनायक लिमिटेड का शेयर से टोटल 500 मिलियन शेयर्स पता चल रहा है आपको। और इसमें से 400 मिलियन शेयर्स अगर आपने एक्वायर किया तो 80% एक्विजिशन किया है। और एनसीआई कितना है, एनसीआई फिर 20% है, ध्यान रखना। तो ये बस आपको ध्यान में रखना है कि पेरेंट का होल्डिंग 80% है, एनसीआई का होल्डिंग 20% है। और हमने क्या किया, हमने 400 मिलियन शेयर्स एक्वायर किया, बदले में हमने अपना शेयर उनको दिया एज ए परचेज कंसीडरेशन। तो परचेज कंसीडरेशन भी यहाँ पर निकल जाएगा। मैंने परचेज कंसीडरेशन क्या दिया है, 2 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स एक्वायर। मैंने 1 शेयर दिया ईश्वर का, यानी 400 मिलियन शेयर्स एक्वायर किया तो मैंने शेयर्स कितना दिया होगा, 2 के बदले 1, यानी 200 मिलियन शेयर्स मैंने इशू किए, इशूड। और मार्केट प्राइस कितना है, 7 रुपीज है, 8 रुपीज 7। तो आप बताइए 200 इंटू 7 यानी पीसी कितना हुआ, 400 मिलियन का पीसी हो गया। 400 मिलियन का परचेज कंसीडरेशन मैंने दिया, ये मुझे इस क्वेश्चन में पता चल गया। पूरा क्वेश्चन इजी लगेगा, मैं सच बता रहा हूँ, एकदम इजी लगेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। टफ बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। ईश्वर लिमिटेड अपॉइंटेड ए प्रोफेशनल फर्म फॉर कंडक्टिंग ड्यू डिलीजेंस फॉर एक्विजिशन ऑफ विनायक लिमिटेड, द कॉस्ट ऑफ विच अमाउंटेड टू ₹15 मिलियन। यानी ड्यू डिलीजेंस वगैरह जो भी खर्चे हैं, ये डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और इंडस 103 हमें बताता है कि आपका जो भी डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो पीएनएल में जाएगा। तो ये 15 मिलियन रुपीज जो है ये आपका पीएनएल में जाएगा, है ना। ईश्वर लिमिटेड included this acquisition cost in the carrying amount of investment in Vinayak Limited in the draft balance sheet of Ishwar Limited. There has been no change to the carrying amount of this investment in Ishwar Limited own balance sheet since 1 अप्रैल 2001। तो अब देखिए, ईश्वर लिमिटेड का तो अपना बैलेंस शीट में बोला कोई चेंज ही नहीं है स्टार्टिंग से, 1 अप्रैल 2001 से। अब इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है। इन्होंने 15 मिलियन जो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कहाँ डाला है, इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज किया है। बट कंसोलिडेशन करते समय इंडस 103 हमें अलाउ नहीं करता है। इंडस 103 हमें कहता है कि आपका जो भी डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो पीएनएल में जाएगा। तो ये इसके अंदर इंक्लूड है 15 मिलियन, जो 15,000 एक्स्ट्रा से दिख रहा है ना, 15,000 क्योंकि सारे वैल्यूज 1000 में आप देख लीजिए, यानी 15 मिलियन जो है वो क्या है, वो पीएनएल में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम अभी इसको एडजस्ट कर देते हैं। 21,15,000 माइनस 15,000 यानी 15 मिलियन, यहाँ से मैंने माइनस कर दिया। ये मेरा दिखेगा 21 लाख दिखेगा मेरा ये। और इसको मैं रिटेन अर्निंग से भी कम कर दूंगा, तो 28,65,000 में से 15,000 में कम कर दूँ। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, पीएनएल अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग से कम होगा। तो हमारा ये, इसको भी मैंने एडजस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट मैंने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, रिटेन अर्निंग कम कर दिया, यहां तक सब कुछ परफेक्ट है। अब देखिए 1 अप्रैल 2001 को इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ विनायक लिमिटेड शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस। बताया कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है विनायक लिमिटेड का, वो क्या बैलेंस शो कर रहा था। यानी जिस दिन हम एक्वायर करेंगे, देखो 1 अप्रैल 2001 को हम एक्विजिशन कर रहे हैं, तो हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन क्या, 1 अप्रैल 2001। बट मुद्दा क्या पता है,
हमारा बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च 2004 का है। तो ये बैलेंस शीट से गुडविल वगैरह नहीं निकलेगा। गुडविल अगर आपको निकालना है तो आपको 1 अप्रैल 2001 के डेटा से निकालना है, कि बैलेंस शीट तो 3 साल के बाद का है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि 1 अप्रैल 2001 को फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितना था, हमने उसमें एनसीआई का शेयर कितना है, हमने पीसी कितना दिया है, जो डिफरेंस होगा वो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा। तो इसी वजह से एक्विजिशन डेट का हमें ये बता रहे फॉलोइंग बैलेंसेस। तो देखिए एक्विजिशन डेट पे हम शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी मिला ले तो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट आ जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट नहीं आएगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट आ जाएगा। तो देखिए विनायक लिमिटेड का शेयर कैपिटल तो मैं अज्यूम करें जो है वही है 5 लाख का, 5 लाख मतलब 500,000 यानी 500 मिलियन हो जाएगा। और रिटेन अर्निंग्स और अदर कंपोनेंट्स कितने का है, 750 मिलियन का, अदर कंपोनेंट्स है 25 मिलियन का। तो नेट एसेट्स का कैरिंग अमाउंट एक्विजिशन डेट पे कितना है, 51250 1275 मिलियन है। ये हमने समझा। 1275 मिलियन। ये ध्यान रहिए फेयर वैल्यू हम ये बोल सकते हैं कि जो शेयर होल्डर फंड होता है वही तो नेट एसेट होता है, क्योंकि ऑल एसेट माइनस लायबिलिटीज है, शेयर होल्डर फंड ही आता है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि नेट एसेट है, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है, बट ये कैरिंग अमाउंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है, फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट नहीं है। क्योंकि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं हुआ, नहीं तो विनायक लिमिटेड के डेटा से हमने उठाया। अगर कोई फेयर वैल्यू चेंज है तो वो इसमें हम इंक्लूड करेंगे। पर उससे पहले चलो कैरिंग अमाउंट ही मैं बताना चाहता हूँ। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये आपका जो है, अच्छा चलो पढ़ा रहने दो। ये आपका जो है कब का है, ये 1 अप्रैल 2001 का है ये। अगर मैं आपसे पूछूं 31 मार्च 2004, आज करंट डेट पे, जो आज 31 मार्च 2004 है, आज करंट डेट पे इनका नेट एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना आप देख लीजिए, 1600 यानी 1600 मिलियन है। शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, अदर कंपोनेंट तीनों को मिला दिया मैंने। शेयर कैपिटल 500 का 500 ही है, 10,50,000 और 50,000। ये आपका आज के डेट का कितना आ गया, ये 1600 मिलियन है। मैंने ये क्यों निकाला पता है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अगर मैं विनायक लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो विनायक लिमिटेड का जो नेट एसेट आपका 1 अप्रैल 2001 को था एक्विजिशन डेट पे, वो नेट एसेट आज की डेट में 1600 मिलियन हो चुका है। यानी चेंज कितना हुआ, कितना से इंक्रीज हुआ नेट एसेट में आप देख सकते हो, 325 मिलियन से इंक्रीज हुआ है। ये बाद में काम आएगा, है ना। 325 मिलियन से नेट एसेट बढ़े हैं फ्यूचर में, आने वाले अगले 3 सालों में एक्विजिशन डेट के बाद। ये बाद में काम आएगा, हमें इससे मतलब नहीं। हम एक बार है ना इसी के बारे में फोकस करते हैं। हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट ये, पर इसको हम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट तो नहीं मान सकते। तो देखिए आगे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, क्वेश्चन अननेसेसरी बड़ा किया, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब देखिए आगे, डायरेक्टर्स ऑफ ईश्वर लिमिटेड ने फेयर वैल्यू एक्सरसाइज कैरी किया टू मेजर द आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2001। फॉलोइंग मैटर्स इमर्ज। देखिए प्रॉपर्टी जो है कैरिंग अमाउंट जिसकी 800 मिलियन है, लैंड कंपोनेंट 350 मिलियन का है और बिल्डिंग कंपोनेंट 450 मिलियन का है। ये 800 मिलियन का जो है प्रॉपर्टी, वो अब 1000 मिलियन का फेयर वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि 200 से आपका फेयर वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगा, है ना। और क्या हुआ इसमें, ये ब्रेकअप भी बता दिया हमें इन्होंने बोला कि लैंड कंपोनेंट 350 का 400 हो गया, यानी लैंड कंपोनेंट 50 मिलियन से बढ़ा है, और बिल्डिंग कंपोनेंट 450 से 600 हो गया, यानी 150 मिलियन से बिल्डिंग कंपोनेंट बढ़ा है। यानी लैंड बढ़ा है 50 मिलियन से और बिल्डिंग बढ़ा है 150 मिलियन से। कुल मिला के 200 मिलियन से लैंड और बिल्डिंग हमारा बढ़ा है। अब एक बात सुनो मेरी, यहाँ पर क्वेश्चन है नीचे में एक साथ बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पर नीचे जो है ना टेक्स भी दिया हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है, द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हैव नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ विनायक लिमिटेड। अरे भाई ऐसे भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्यों रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि विनायक लिमिटेड को अलाउ नहीं है कि वो फेयर वैल्यू में मेजर करेगा, वो तो अपना इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। हम अपना कॉन्सो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू में एडजस्टमेंट करते हैं। In the consolidated financial statement, the fair value adjustment will be recorded as temporary difference
फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डेफर्ड टैक्स, और रेट ऑफ डेफर्ड टैक्स दिया हुआ 20%। तो अब मेरी बात सुनो, हम मानेंगे कि जो इन्होंने इनके कैरिंग अमाउंट के हिसाब से इन्होंने तो डेफर्ड टैक्स बना के रखा हुआ है, तो जो पुराना कैरिंग अमाउंट है उसके हिसाब से डेफर्ड टैक्स बना हुआ है। तो इसलिए मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि कैरिंग अमाउंट ही टैक्स बेस है इनका, है ना। लेकिन अगर हम इंक्रीज करेंगे 200 मिलियन से, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट 200 मिलियन से बढ़ेगा, बट टैक्स बेस तो उतना से कुछ नहीं बढ़ने वाला है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट जो है इंक्रीज हो रहा है 200 से, और टैक्स बेस जो है वो कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, नील। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट हो रहा है, मतलब डीटीएल बनेगा। इंडस 12 आपको आता होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो 200 मिलियन का 30% कितना डीटीएल बनाओगे, यानी 60 मिलियन का डीटीएल भी बनेगा। तो अब ये समझ लो, हमारा एसेट तो 200 मिलियन से बढ़ेगा, साथ साथ डीटीएल भी 60 मिलियन का हमें बनाना होगा। अब नेक्स्ट एक और बात बोल रही है, सिंपल सिंपल बात बोल रहे हैं। प्लांट एंड इक्विपमेंट हैविंग ए कैरिंग अमाउंट ऑफ 600 मिलियन हैड एन एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ 700 मिलियन। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, अब ये तो मैंने बनाया, ये मैं अभी एक बार इसको ना नीचे रख देता हूँ, ये दिक्कत है। चलो, ये 60 मिलियन मैंने निकाला, मैं एक साथ निकाल दूंगा। मैं अब इसकी बात करना चाहता हूँ। ये देखिए, 600 से 700 बढ़ा है, यानी प्लांट एंड इक्विपमेंट 100 मिलियन से बढ़ा है। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट भी अगर 100 मिलियन से बढ़ा है, तो इसका भी डीटीएल बनेगा। एसेट तो 100 मिलियन से बढ़ा है, टैक्स बेस तो कुछ भी नहीं बढ़ा, तो 100 का 20%, 20 का इसका भी डीटीएल बनेगा। तो यहाँ पर 60 का डीटीएल बना, यहाँ पर 20 का डीटीएल बनेगा आपका। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 अप्रैल को नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज किया है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। 1 अप्रैल को इसकी फेयर वैल्यू 30 मिलियन के थे। अब देखो, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विनायक लिमिटेड ने तो डिस्क्लोज करके छोड़ दिया, बट इंडस 103 हमें कहता है कि उसकी जितनी फेयर वैल्यू होगी कंटिजेंट लायबिलिटी की, वो हमें दिखाना होता है। इंडस 37 के हिसाब से तो आप बस डिस्क्लोज कर सकते हो, बट बिजनेस कॉम्बिनेशन में कंसोलिडेशन करते वक्त ये 30 मिलियन जो कंटिजेंट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू, ये आपको शो करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या आएगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी हम शो करेंगे 30 मिलियन की, बट सरकार की नज़र में तो इसका टैक्स बेस 0 रहेगा, है ना। हमने शो किया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी है, और यहाँ पर बनेगा हमारा डी टी 30 का 20%, यानी 6 का डी टी ए बनेगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये समझ लो कि जो हमारे लैंड बिल्डिंग और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कुल मिला के कितने से बढ़ा, 200 और 100, यानी एसेट हमारा 300 मिलियन से बढ़ा है, उस पर डीटीएल बनेगा। एसेट जब बढ़ता है तो डीटीएल बनता है 300 का 20%, यानी 60 मिलियन का डीटीएल बढ़ेगा। और जो लाइबिलिटी बढ़ा है उस पर आपका डीटीए बनेगा कितना, 30 का 20%, यानी 6 मिलियन का डीटीए बढ़ेगा। तो नेट अगर हम देखें, तो नेट में क्या होगा, नेट में डीटीएल बनेगा, यानी का 60 और -6 54 मिलियन का डीटीएल होगा, क्योंकि डीटीएल डीटीए ऐसे भी नेट हो जाता है। समझ में आ गया ये 54 मिलियन। तो आई थिंक आपको अब ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, ये आपको आते हैं। आप बस ये समझ लो अभी। अब मुझे अब ये बताओ, हमारा एसेट कितने से बढ़ेगा, 200 मिलियन और 100 मिलियन, 300 मिलियन से हमारा एसेट बढ़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर एसेट जो है, पर रफ में करा रहा हूँ, 300 मिलियन से हमारा एसेट बढ़ रहा है, और 30 मिलियन से हमारी लाइबिलिटी भी तो बढ़ रही, जो कि नेट एसेट में माइनस हो जाएगी। और हमें डीटीएल भी खड़ा करना होगा, कितने का, 54 मिलियन का नेट पे, दोनों का मिला के नेट पे। तो 54 का हमारा डीटीएल भी खड़ा होगा। तो आप देखिए, एसेट हमारा 300 का खड़ा हो रहा है, और 30 का लाइबिलिटी कंटिजेंट लाइबिलिटी खड़ा हो रहा है, और डीटीएल भी 54 का हो रहा है। ये 54 डायरेक्टली भी आ सकता है। देखो, नेट एसेट 270 से बढ़ रहा है, 300 माइनस 30, 270 से नेट एसेट बढ़ रहा है, उसका 20% 54 आपका डीटीएल भी बनेगा, 270 का 20%। तो अब मुझे आप बता सकते हो, अभी तक हमारा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट कितना हुआ, 1275 है, प्लस 300 माइनस 30 माइनस 54, 1491 का हमारा नेट एसेट है। ये हमें अभी तक पता चला है कितने का,
फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट हमारा कितने का 1491 का नेट एसेट है हमारा एक्विजिशन डेट पे। डन। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, इतना मैंने पूरा पढ़ लिया। आगे डायरेक्टर्स ऑफ यू ईश्वर लिमिटेड, द डायरेक्टर्स ऑफ ईश्वर लिमिटेड यूज द प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट मेथड व्हेन मेजरिंग एनसीआई, यानी एनसीआई को मेजर कर रहे हैं ये नेट एसेट मेथड पे। बहुत ही अच्छी बात है, हमारे लिए टेंशन खत्म हो गई, एनसीआई को फेयर वैल्यू में दिखाया नहीं है। और आगे ये बात की बात कर रहा है, ये आपका, ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, दो टॉपिक बचा हुआ है। गुडविल इंपेयरमेंट की बात कर रहा है, वो कौन सो बनने के बाद होगा ये। और ये प्रोविजन जो है ना, ये आपका पेरेंट की बात कर रहा है, तो ये भी बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट को एक बार आप इग्नोर कीजिए। अभी पहले मेरे हिसाब से मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों पॉइंट को इग्नोर करके आपको पता हम पूरा कॉन्सो बना सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट की वजह से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हुआ है, क्या पता एग्जाम में ये प्रोविजन वाला पॉइंट एग्जाम में ना दे आपको, ताकि क्वेश्चन को थोड़ा छोटा किया जा सके। बट ये एम्पायरमेंट वाला तो लास्ट में बस एक छोटी सी एंट्री करनी है, ये एम्पायरमेंट अपने आप ही हो जाएगा, इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। बट अभी तक आप मुझे बताइए क्वेश्चन क्या समझ में आया? यस, बैलेंस शीट दिया हुआ है दोनों का मिला के, पीसी हमने निकाल लिया 1400 मिलियन का यहाँ से, और फिर बाद में 15 मिलियन मैंने आपको बताया था वो तो पीएनएल में जाएगा, मैंने इसका एडजस्टमेंट भी कर दिया था। और एक्विजिशन डेट पे कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट 1275 मिलियन का है। लेकिन आपका फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में हमने क्या कहा, 200 और 100 300 मिलियन से एसेट बढ़ रहा है, 30 मिलियन से लाइबिलिटी बढ़ रही है, यानी नेट एसेट 270 मिलियन से बढ़ रहा है, उसका 20% 54 का DTLB बनेगा। तो ये सारा मैंने किया, तो मतलब मैं ये करेक्ट हूं कि 1491 का हमारा क्या होगा, फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट होगा। अब यही 1491 जो हमने निकाला, इसका 20% हम किसको एलोकेट करेंगे, एनसीआई को एलोकेट करेंगे, याद रहे। तो एक्विजिशन डेट पे 298.2 हमारा एनसीए को चला जाएगा, यानी 1491 में से इतना अगर हम एनसीए को डाल देंगे तो हमारे हक में आएगा 1192.8, और इसी हक के लिए हम दे रहे पीसी 1400 का, यानी रुक जाओ, यानी 1491 इसका 80% ही मेरे हक में जाएगा, बाकी तो एनसीए का होगा। इसी हक को पाने के लिए मैंने 1400 का पीसी दिया, यानी 207.2 ये मेरा गुडविल होगा, ये मेरा गुडविल होगा। और मैंने एकदम अच्छे से सिंपलेस्ट वे में आपको समझा के करवाया है। मेरे ख्याल से आप देखो, ये वाला कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो है हमने तो रफ में कर लिया, अब आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट एक्विजिशन डेट पे क्या है, ये तो कैरिंग अमाउंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है तीनों मिला के। अब इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में मैंने देखिए एसेट बढ़ाया और लाइबिलिटी बढ़ाया, दोनों मिला के 270 का 20% मैंने डिटेल भी बनाया, तो मेरा 1491 का आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है। इसका एनसीआई को मैंने दे दिया 20%, यानी ये एनसीआई के खाते में जाएगा। तो पेरेंट का शेयर कितना बचा, 80% पेरेंट का शेयर बचा, और ये शेयर पेरेंट का जो है जिसके लिए पीसी दिया गया 1400, मतलब गुडविल आ जाएगा 207. तो ये तो मैंने रफ में भी बता दिया, और आप इसको वर्किंग में भी दिखा देना, गुडविल निकाल के वर्किंग दिखा दीजिएगा, 207.2 का आपका गुडविल आ जाएगा। तो बताइए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है। अब हम गुडविल निकाल लिया हमने, अब हम सारी चीजें हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे पता, सीधा कॉन्सोलिडेशन कर। तो कंसोलिडेशन करते समय हम साफ क्या करेंगे, गुडविल वगैरह सारी चीजें दिखा देंगे कंसोलिडेशन करते समय, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब कंसोलिडेशन करते समय प्रॉब्लम क्या आएगी पता है, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसका क्या करें, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो कमाया गया है। कितना कमाया गया देखो, 1275 एक्विजिशन डेट पे उनका नेट एसेट था, उनका 1600 हो गया, तो यानी 325 का 325 मिलियन का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। तो ये 325 मिलियन का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, इसका भी कुछ नहीं करना, इसको भी बंटवारा कर दो पेरेंट और एनसीआई में 80 और 20 के रेशियो में, ये हम कर देंगे। बस हाँ, आगे जाके और कौन सो बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा पता है, ये जो एसेट्स हमने इंक्रीज किए, ये तो हमने इंक्रीज किया है, सब्सिडरी ने तो इंक्रीज किया नहीं है, हमने किया इंक्रीज, यहाँ पर हमने फेयर वैल्यू में दिखाया, तो इसका एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हमें लगाना होगा, क्योंकि सब्सिडरी की नजर में तो कैरिंग अमाउंट है, तो उनके जो रेस्पेक्टिव कैरिंग अमाउंट है उन्होंने उसी में डेप्रिसिएशन किया होगा। बट हमें तो करना पड़ेगा ना, हमने तो एक्स्ट्रा से ज्यादा बढ़ा के वैल्यू दिखाया है, तो उसका एक्स्ट्रा से हमें डेप्रिसिएशन भी करना होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा से हमें डेप्रिसिएशन करना होगा वो हम निकालेंगे कि कितना डेप्रिसिएशन होगा, वो सारी चीजें हम एक्स्ट्रा से एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक बार बस अब मुझे ये समझाओ, आप कभी भी 1491 से 1600 को कंसिडर मत करना, क्योंकि आपको देखना है कि पहले सब्सिडरी का क्या कैरिंग अमाउंट था, अब कितना है। ये तो हम एक्स्ट्रा से वैल्यू दिखा रहे हैं हमें हमारे कॉन्सो करने के लिए, उनमें जो नेट एसेट में चेंज है वही पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आप मुझे बता दीजिए कितना है, 325 का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। आई थिंक ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
325 मिलियन का क्या है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। तो अब देखिए 325 मिलियन का हमें पता चला पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। ये देखो 325,000 लिखा है मैंने, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 325 मिलियन का। अब आप कैलकुलेटर साथ में ले लो, मैं आपको कुछ कुछ एडजस्टमेंट करूंगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि हमने सबसे पहली बात, हमने लैंड कंपोनेंट 350 मिलियन का था जिसको हमने 450, सॉरी लैंड कंपोनेंट 350 मिलियन का था जिसको हमने 400 मिलियन बनाया। बिल्डिंग कंपोनेंट आपका 450 मिलियन का था जिसको हमने 600 मिलियन बनाया। अल्टीमेटली हमारा टोटल 200 मिलियन से इंक्रीज हुआ। अब ये बिल्डिंग कंपोनेंट जो है इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 30 इयर्स की। तो मेरी बात सुनो, डेप्रीशिएशन ऑन लैंड तो कुछ भी नहीं होगा, लैंड में यूजुअली कोई डेप्रीशिएशन नहीं होता है, तो डेप्रीशिएशन ऑन लैंड नील है। और इन्होंने लिखा हुआ भी है, अच्छा इन्होंने बिल्डिंग कंपोनेंट देखो, हाँ लिखा हुआ है देखो, बिल्डिंग कंपोनेंट इन्होंने लिखा हुआ भी है, मतलब ये बोल रहे लैंड में कोई डेप्रीशिएशन नहीं होगा। बिल्डिंग कंपोनेंट की लाइफ कितनी है, 30 इयर्स की। तो हमने एक्स्ट्रा से जो बिल्डिंग कंपोनेंट 150 मिलियन एक्स्ट्रा से दिखाया है, इसका एडिशनल डेप्रिसिएशन 30 इयर्स में होगा। तो 150 मिलियन जो है ये 30 इयर्स में डिवाइड करो, यानी हर साल 5 मिलियन का डेप्रिसिएशन। हालांकि हम 3 साल के बाद कंसोलिडेशन कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2000 को एक्वायर किया था, आज 31 मार्च 2004 है, 3 इयर्स के बाद हम कर रहे हैं, तो 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन कितना होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना होगा 3 इयर्स का, 150 डिवाइडेड बाय 30 इयर्स इंटू 3 इयर्स। ये मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, आप नीचे वर्किंग में लिख दीजिएगा। 15 मिलियन का डेप्रिसिएशन होगा, ये हमने पता। तो ये 15 मिलियन का पोस्ट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन है। ऑब्वियसली बात है, ये भी आपका पेरेंट एनसीए में बटेगा, है ना, क्योंकि पेरेंट अब प्रॉफिट होता है तो पेरेंट एनसीए में बढ़ता है, कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा वो भी पेरेंट एनसीए में बांटेंगे। फिर प्लांट एंड इक्विपमेंट का भी हमने क्या किया, 600 से 700 बनाया। तो 100 मिलियन से हमने ज्यादा वैल्यू दिखाई, उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें करना पड़ेगा। इन्होंने बोला एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है ना वो 4 इयर्स की है, 1 अप्रैल 2001 में, और कुछ भी हमने डिस्पोज नहीं किया। तो अब देखो जो 100 मिलियन हमने एक्स्ट्रा से बढ़ाया, ये 4 इयर्स में डेप्रिशिएट होगा, और अभी तक 3 इयर्स कंज्यूम हो चुका है, तो आपका इसका भी 75 मिलियन का डेप्रिशिएशन करोगे 3 सालों में। टोटल लाइफ 4 इयर्स ही है, 4 इयर्स में 100 मिलियन जो एक्स्ट्रा दिखाया वो डेप्रिशिएट हो जाना चाहिए, और हम 3 इयर्स तक में 75 मिलियन डेप्रिशिएशन होगा, ये भी पेरेंट एनसीए में बटेगा। तो ये देखो 90 मिलियन आपका जो है ये आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा पोस्ट एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद, जो कि प्रॉफिट को कम करेगा। तो आप खुद सोचो, हम अगर बोल रहे 325 मिलियन हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ना, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हम इसको मान रहे हैं, क्योंकि जितना सब्सिडरी ने बाद में एक्स्ट्रा कमाया वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। ये पेरेंट एनसीए में बांटो, बट अलग अलग से एडजस्टमेंट करने से अच्छा मैं बोलूंगा सीधा इसमें से 90 मिलियन माइनस भी कर दो आप। 90 मिलियन क्यों माइनस कर देंगे, हम ये 15 मिलियन और 75 मिलियन का डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। इन्हें कहने का मतलब ये है, अब मैं एक सबसे पहले ये काम करना चाहता हूँ कि देखो हम जब कंसोलिडेशन बनाएंगे तो सब्सिडरी का कैरिंग अमाउंट नहीं दिखाएंगे, उसका फेयर वैल्यू दिखाएंगे। हमने एसेट 300 मिलियन से बढ़ाया है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उनका 18,50,000 दिखाऊंगा ही नहीं, इस पे प्लस 3 लाख दिखा दूंगा एक्विजिशन डेट पे, प्लस 3 लाख दिखा दूंगा, यानी 300 मिलियन मैंने प्लस कर दिया, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर दिया। ये जो 300 मिलियन है ना ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर दिया मैंने। और 30 मिलियन मेरा प्रोविजन भी एक में बनाऊंगा, 30 मिलियन का मेरा एक प्रोविजन बन जाएगा, मान लो लॉन्ग टर्म प्रोविजन ही है, तो 30 मिलियन का एक प्रोविजन भी बनाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, और का डीटीएल भी एक बनाएंगे हम, 54 मिलियन का डीटीएल भी बनेगा हमारा। तो डेफर टैक्स भी 54 मिलियन यानी 54,000 होगा, क्योंकि 1000 है तो 30 मिलियन को मैं 30,000 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये चीज गलत किया इन्होंने, नीचे मिलियंस बता रहे ऊपर 1000 में रख रहे, ये थोड़ा कंफ्यूजन कर रहे हैं। तो 30,000 लिखा मतलब 30,000 है, मतलब ये 30 मिलियन हो गया आपका। तो आप देखिए जो भी मैंने फेयर वैल्यू इंक्रीज किया है, 300 मिलियन मैंने यहाँ बढ़ा दिया, 30 मिलियन मैंने प्रोविजन में ऐड कर दिया, और डेफर टैक्स 54 मैंने बढ़ा दिया, ये देखो तीनों मैंने बढ़ा दिया। अब जो डेप्रीशिएशन होगा वो डेप्रीशिएशन का इफेक्ट क्या जाएगा आपको बताओ, 90 मिलियन का डेप्रीशिएशन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को कम करेगा, और लेटर ऑन कंसोलिडेशन में हमारा पीपीए को कम करेगा, यानी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कम हो जाएगा
आगे जाके, क्योंकि बैलेंस शीट तो कौन सा मुझे 31 मार्च 2004 का बनाना है, तो आगे लेटर ऑन जो भी कम होगा वो गुडविल से थोड़ा ना एडजस्ट होगा। हाँ, ये 3 लाख हमने क्या किया, ऑलरेडी हमने गुडविल से ले लिया। ये तो हम एक्विजिशन रेट पे इसकी मदद से हम गुडविल निकाल ले रहे हैं। ये 90,000 आपका रिटेन अर्निंग कम होगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कम होगा और एसेट हमारा कम हो जाएगा। फिर इसके आगे और क्या लिखा हुआ है, अब देखो आगे। आगे ये बोलना चाहते हैं कि कंटिजेंसी जो है ना, वो रिजॉल्व हो गई 31 मार्च 2002 में और कोई पेमेंट करने की आवश्यकता, मतलब लेटर ऑन जो कंटिजेंट लाइबिलिटी हमने बुक किया था एक्विजिशन डेट पे प्रोविजन बनाया था, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये 30,000 जो दिखाया था इसको माइनस भी कर दो, ये 30,000 माइनस भी कर देंगे, इसको नहीं दिखाएंगे। और ये 30,000 भी हमारा फायदा हो गया ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, क्योंकि कंटिजेंसी कम हो गई है, प्रोविजन में हमारा कम हो गया और फायदा हो गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, ये प्लस में आ जाएगा। ये दोनों आ गया हमारा, बात खत्म यहां तक। अब अगर ये हो गया, अब एक और बात भी तो, पोस्ट एक्विजिशन अगर नेट एसेट गिरेगा तो रिवर्सल ऑफ डीटीएल होगा यहाँ पर, तो 90 मिलियन में रिवर्सल ऑफ डीटीएल होगा, और ये जो डीटीए आपने क्रिएट किया था रिवर्सल ऑफ डीटीए भी होगा। तो आप देखिए रिवर्सल ऑफ डीटीएल कितना होगा, एसेट जब बढ़ाया था तो डीटीएल क्रिएट किया था, 300 मिलियन का एसेट बढ़ाया था तो डीटीएल बनाया था ना, तो 90 मिलियन का अगर एसेट गिरेगा तो डीटीएल रिवर्स होगा, 90 का 20%, यानी कितना 18 मिलियन का रिवर्स होगा डीटीएल। और अगर मैं डीटीए की बात करूं, रिवर्सल ऑफ डीटीए कितना होगा, पहले आपने डीटीए क्रिएट किया था तो 30 मिलियन, अब आप गिराओगे 30 का 20%, अब 6 मिलियन का डीटीए रिवर्स करोगे, अब तो नेट रिवर्सल ऑफ डीटीएल क्या होगा आपका, नेट रिवर्सल ऑफ डीटीएल क्या होगा आपका, 18 का डीटीएल रिवर्स किया, डीटीए 6 का रिवर्स किया, नेट 12 मिलियन का रिवर्सल ऑफ डीटीएल। तो डीटीएल आप रिवर्स करोगे तो आपका फायदा होगा, यस, क्योंकि डीटीएल रिवर्स, डीटीएल क्रिएट करते तो पीएनएल चार्ज होता है। हालांकि हम एक्विजिशन डेट में गुडविल से एडजस्ट करते हैं, बट ये सोचो इंडेक्स 12 अपने पढ़ा है, जब भी डीटीएल क्रिएट होता है तो पीएनएल चार्ज होता है। अब डीटीएल रिवर्स हुआ है 12 मिलियन का, तो हमारा पीएनएल में फायदा आएगा, तो 12 मिलियन मेरा पीएनएल में फायदा आएगा। और मैं क्या करूंगा, कॉन्सोलिडेशन डेट पे इसमें से 12,000 माइनस कर दूंगा, यानी मेरा 42,000 ही रहेगा, मेरा 42,000 ही रहेगा मेरा। और अल्टीमेटली यानी डीटीएल मेरा कंसोलिडेशन डेट पे 42,000 रहेगा, क्यों 54 मिलियन दिखाया था पहले, 12 मिलियन कम कर रहा हूं तो 42 मिलियन का मेरा डीटीएल ऐड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखा दी एकदम अच्छे से, और इसी के साथ मेरा अब पता चलेगा कि मुझे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है। अब देखो 90, 60 और 48, 325 माइनस 48 करेंगे सीधा आ जाएगा 277 आ जाएगा मेरा, तो मेरा 277 मिलियन का प्रॉफिट है, यानी नेट प्रॉफिट। अब आप बोलोगे सर इसका एडजस्टमेंट कर दिया, 325 से 277 पे जो हम आ रहे हैं उसका सारा एडजस्टमेंट कर दिया। देखो 90 मिलियन मैंने यहां से 3 लाख पहले बढ़ाया था, कम कर दिया, ठीक है। 30 मिलियन पहले प्रोविजन बनाया था, फिर कम कर दिया, है ना। और ये 12 मिलियन भी मैंने कम कर दिया, ये देखो। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले मैंने क्रिएट किया था, क्या क्रिएट किया था, ये देखो, ये तीन चीजें 330 और 54, और 330 54 डाल भी दिया था, 300 ये रहा, 30 ये रहा, 54 ये रहा, डाल दिया। फिर बाद में ये तो उसका उसको डाल के उसे गुडविल भी निकाला। फिर बाद में जो एडजस्टमेंट करना था, ये 325 तो इंक्रीज अपने आप ही आएगा, वो अपने आप ही नेट एसेट बढ़ गए होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। 90 30 12, 90 ये रहा, 30 ये रहा, प्रोविजन कम किया, 12 ये रहा, डीटीएल कम किया। तो मैंने जो जो, ऐसा नहीं कि उसका डबल इफेक्ट भी जा रहा है मेरा, तो 325 में से जो जो हमने कम किया है उसका डबल इफेक्ट जा रहा है। अब ये 277 जो है ना, ये क्या होगा, पेरेंट और एनसीएम में बांटेंगे, सीधा बांट देंगे। तो 277 का 80% क्या आएगा, 221.6 पेरेंट में जाएगा, और माइनस 277 बाकी का बचा हुआ एनसीए में जाएगा। बट रुको जरा, यहाँ पर हमें एक और चीज करना है, एक छोटी सी बात है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी को, हालांकि बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 के हिसाब से हम क्या करते हैं, अदर इक्विटी एक सिंगल लाइन में दिखा देते हैं, बट जबकि इन्होंने बैलेंस शीट में ही क्वेश्चन में अदर इक्विटी का नाम का जिक्र नहीं किया, रिटेन अर्निंग और अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी जिक्र किया है। मान लो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करने के लिए, तो एग्जाम में भी अब रिटेन अर्निंग्स और अदर इक्विटी को अलग अलग से दिखा, जब बैलेंस शीट में इन्होंने अलग अलग से दिखाया, अदर इक्विटी का नाम नहीं रखा, तो आप भी इसको अलग अलग से दिखाओगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर देखो
विनायक लिमिटेड का अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी 25 मिलियन था एक्विजिशन डेट पे, लेटर ऑन 50 हो गया। तो हम ये मानेंगे कि अदर जो भी आपका इंक्रीज मैंने 325 लिया था उसमें तो एडजस्टमेंट किया था, हम ये मानेंगे कि 25 तो आपका अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि क्या पता ओसीआई वगैरह होगा, जो भी होगा। तो ये 25 का जो अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी इसको हम अलग से दिखा देंगे, तो बंटवारा होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, बोलेंगे 277 में से 25 तो अलग से दिखा दो, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी नाम का, मतलब पूरा ही 277 का बंटवारा होगा। आप देख लो 277 का 80% यही आएगा 221.6, बस इसको दो पार्ट में दिखाएंगे। ये देखो, मैंने यहाँ पर 277 निकाला, मैंने बोला 277 में से तो 25,000 अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी से रिलेटेड है, तो 25,000 का 20,000 और 5,000 आप दिखा दो, और बाकी का बचा हुआ 277 में से 25 माइनस करोगे, 2,52,000 को 80-20 में मैंने बंटवारा कर दिया। अब ये 220 और ये 201.6, 20 प्लस 201.6 221.6 आएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख, बस यही दो ब्रेकअप करके हम दिखा देंगे। तो ये ब्रेकअप अगर हम करके दिखा देंगे हमारा बैलेंस शीट, अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा कितना सिंपल वे में हमारा बैलेंस शीट बनेगा। आप भी याद रखोगे कि सर यस बैलेंस शीट तो बना है। मैं एक काम करता हूँ, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर रब कर देता हूँ मैं, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन में रब कर रहा हूँ। चलो, अब मैं आपको क्वेश्चन बैलेंस शीट पूरा बनाना दिखाता हूँ, एक बार रुक जाइए। चलिए, तो अभी अब मैं आपको बैलेंस शीट बनाना, मैंने आपको पहले भी क्लास में सिखाया आपको अच्छे से, एकदम सिंपल है। देखो, पहले ईश्वर लिमिटेड का बैलेंस शीट हूबहू बना लो, मैंने वही किया। सारे के सारे फिगर मैंने हूबहू लिखे, बस अंदर लिखा है, बाहर नहीं, अंदर लिखा है मैंने। सारे के सारे फिगर हूबहू लिखा है, ये गुडविल मिटा दे रहा हूँ मैं। सारे के सारे फिगर मैंने हूबहू डाल के लिख दिया, सब कुछ मैंने डाल दिया। पेरेंट का पूरा एंटायर बैलेंस शीट मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सब्सिडरी के जो है ना फिगर्स, सब्सिडरी के तो मुझे फेयर वैल्यू वाले फिगर्स लेने हैं, तो सब्सिडरी के फिगर्स मैंने क्या किया, आप ये 90,000 को एक बार ना भी लो तो 18,50,000 प्लस 3 लाख फेयर वैल्यू चेंज एक्विजिशन डेट का अगर आप लेना चाहो, तो आप ये 21,50,000 ले सकते हो। ठीक है, 21,50,000 आप ले लोगे, या फिर मैं तो बोलूंगा एग्जाम में आप क्या करना, सीधा ही नेट वाला लेना। 21,50,000 आपने लिया, और आप उसमें से 90,000 का डेप्रिसिएशन भी मैं यहाँ पर माइनस कर दे रहा हूँ, जो आपका फर्दर डेप्रिसिएशन होगा। अदरवाइज ये 21,50,000 आपने ले लिया फेयर वैल्यू वाला, ये सारे नए फिगर ही ले लो, ये सारे नए फिगर ले लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। 375 ले लिया, 3,30,000 ले लिया, 60,000 ले लिया। क्या हम इनका शेयर कैपिटल अदर इक्विटी लेते, नहीं लेते, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। इनका वो तुम निकालते गुडविल कैपिटल एज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का बंटवारा करते, ये नहीं लेते। इसके अलावा इनकी जो लाइबिलिटी है वो सारे लाइबिलिटी हम ले लेंगे, ये 30,000 भी लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही मैंने क्या कि ये सारे जो फिगर है बुक्स में देख के वो ले लिया मैंने, और वो 30,000 मैंने लिया भी नहीं है। आप यहाँ पर बोलोगे +30 -30 करोगे, जरूरत नहीं है उसकी, मैंने बैलेंस शीट में कर दिया। और ये सारा करने के बाद मुझे पता है मुझे क्या करना है, एक्विजिशन डेट पे जो मेरा गुडविल आया था वर्किंग में है ही, वो गुडविल मैं क्या करूंगा, बैठा दूंगा। मेरा गुडविल कितना आया था, 207.2 आया था, और मेरा एनसी आया था 298.2, ये बैठा दूंगा मेरा, क्योंकि एक्विजिशन डेट तो ये अपने आप ही आ गया, वहां पर बैलेंस शीट में वैल्यू ले लिया है। पीसी मेरा 1400 जो है वो पीसी मेरा इन्वेस्टमेंट से माइनस हो जाएगा। तो देखो इन्वेस्टमेंट से मेरा क्या क्या चीज माइनस होगा, एक तो 15,000 मैंने पहले इन्वेस्टमेंट से माइनस किया था, और मैंने रिटेन अर्निंग से भी माइनस किया था, और साथ साथ आपका क्या है 1400 मिलियन यानी 14 लाख जो होगा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट जो है, ये हमारा, अच्छा यहाँ से क्यों कर रहा हूँ, ये हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ से माइनस होगा, पीसी जो है, क्योंकि पीसी अब हम नहीं दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट, हम सीधा गुडविल या कैपिटल रिजर्व दिखाएंगे। तो 1400 मेरा माइनस हो गया, यहाँ पर आप देखिए ये इन्वेस्टमेंट का जो भी फिगर है ये वाला, एनसीआई दिखा दूंगा, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स दिखा रखा है हमने, एनसीआई दिखा दूंगा, गुडविल दिखा दूंगा, इन्वेस्टमेंट मैंने माइनस कर दिया। एनसीआई और गुडविल क्या दिखाना है, एनसीआई दिखाऊंगा कितने का, 298.2, और गुडविल 207,200, और एनसीआई आएगा 298.2।
मतलब मुझे अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं है, बैलेंस शीट पूरा बुक से बना लिया आपने और जो वर्किंग आपकी की हुई है उसका फिगर आपने डाल दिया। तो आप एग्जाम में क्या करोगे, आप एग्जाम में इस वर्क का एज इट इज बनाना, उसमें से ये 21 लाख देखिए 15,000 तो मैंने पहले ही बताया माइनस करना है आपको, और विनायक लिमिटेड की भी जो फेयर वैल्यू अपडेटेड है वो सारे अपडेटेड फेयर वैल्यू ले लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए 42,000 लीजिएगा सीधा, जो मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पर भी डीटीएल में हम क्या करेंगे, सीधा 42,000 लेंगे। तो मैंने सारा अपडेटेड वैल्यू ले लिया, मतलब 42,000 कहने का मतलब ये है कि 1,40,000 प्लस 42,000 दोनों मिला के हम ले लेंगे ये। बाकी सारा फिगर एज इट इज ले लिया मैंने, और ये भी मैंने 3,90,000 का अपडेट कर दिया। प्रोविजन तो 30 माइनस 30 कट ही गया मेरा। तो ये सारा वैल्यू लेने के बाद जो आपने वर्किंग में एनसीआई, ध्यान रखना एनसीआई निकाला वो डाल दीजिएगा, गुडविल निकाला वो डाल दीजिएगा, और इन्वेस्टमेंट में से जो भी पीसी है वो माइनस कर दीजिएगा। तो हमने ये किया, इन्वेस्टमेंट में से जो पीसी है वो हमने माइनस कर दिया। 15,000 तो पहले से माइनस हुआ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिटेन अर्निंग के थ्रू, और ये इन्वेस्टमेंट हमारा माइनस हो गया। ऐसे करके हमारा बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। बस मैच करने के लिए हमें एक और चीज की आवश्यकता है, क्या, ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमने निकाला उसका बंटवारा, तभी तो बैलेंस शीट मैच होगा, क्योंकि आपका पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट भी तो इंक्लूड हुए। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का जो बंटवारा हमने निकाला वो डालते ही हमारा बैलेंस शीट मैच करेगा 100%। तो अब देखिए अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में हमने 25,000 जो रिलीट किया है वो 20,000 और 5,000 का बंटवारा है। तो 20,000 जाएगा किसमें, यहां पर एनसीआई में जाएगा 5,000, और बाकी जो पैसा है उसमें से 201600 पेरेंट का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो यहां चला जाएगा, डन। और एनसीआई का कितना है, 50400 है, वो यहां चला जाएगा। बात खत्म। तो मैंने तो कर ही दिया सारा काम, मैंने डीटीएल का पूरा एडजस्टमेंट सारा नेट पे 42,000 दिखाई दिया मैंने, है ना। मैंने एसेट्स को भी नेट करके दिखाई दिया पूरा का पूरा, और बचा क्या, गुडविल एनसीए दिखा दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट कर दिया मैंने, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का भी मैंने बंटवारा कर दिया। ये बैलेंस शीट आप चेक करना, हमारा मैच करेगा। अब इस बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना, वो मैच करना ही है आपका 100%। अब करना है तो क्या करना पता है, ये दो चीजों का एडजस्टमेंट करना है, बस बात खत्म। ये दो चीजों का एडजस्टमेंट करते ही हमारा बैलेंस शीट डन, हमारा बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। मुझे और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बताइए क्या ये दोनों का एडजस्टमेंट हम कर दें, अगर ये दोनों का एडजस्टमेंट करेंगे हमारा बैलेंस शीट ऑलरेडी मैच है, इन दोनों का डबल इफेक्ट के साथ एडजस्टमेंट करेंगे हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए एक एक करके पकड़ते हैं। पहले हम गुडविल की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, नो इम्पायरमेंट ऑफ द गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ विनायक लिमिटेड वॉज एविडेंट when the reviews were carried out। यानी 31 मार्च 2002 2003 में तो कोई इम्पायरमेंट हुआ नहीं। 31 मार्च 2004 को डायरेक्टर्स ऑफ ईश्वर लिमिटेड जो है कैरी किया, उन्होंने फर्दर रिव्यू और कंक्लूड किया कि रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द नेट एसेट ऑफ विनायक लिमिटेड 2000 मिलियन का। इन्होंने कंक्लूड क्या किया कि 2000 मिलियन का नेट एसेट है विनायक लिमिटेड का रिकवरेबल अमाउंट। हमें कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट जानना है, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट तो हमें मिल ही जाएगा यहाँ पर बुक्स में। मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, शॉर्टकट में आप कैसे निकाल सकते हो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट। आप इनका जो है शेयर होल्डर फंड, इसी को कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट मान लो, सारा एसेट माइनस लाइबिलिटी करोगे तब यही तो आएगा। लेकिन ये नहीं ले सकते क्योंकि इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट है वो लेना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट मेरा कैसे निकलेगा। ये देखो, मैं बोलूंगा 1600 मिलियन तो मेरा शेयर होल्डर फंड है, इसमें से 210 मिलियन का मैंने क्या किया है, एसेट बढ़ाया हुआ। ये देख लो आप, ये देखो 210 मिलियन का एसेट बढ़ाया हुआ है। एक यहाँ चेंज किया, एक ये डिटेल में तो चेंज किया है। 42 मिलियन का हमने डिटेल कम किया है। ये हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट है कंसोलिडेशन डेट पे, कितना है। अच्छा, ये इसके अलावा एक और चीज है, गलती हो गई माफ करना, वो अब एग्जाम में भूलना मत। क्या पता, गुडविल, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट के साथ साथ गुडविल भी होता है, क्योंकि हम ये मानते हैं रिकवरेबल अमाउंट पूरा का पूरा विनायक लिमिटेड का रिकवरेबल अमाउंट है। और मैंने जो आपको एक क्वेश्चन कराया था इंडेक्स 36 में भी इलस्ट्रेशन 11, वहां पर भी मैंने आपको ये बताया था कि गुडविल को भी तो इंक्लूड करेंगे तभी तो टोटल बिजनेस का रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा विनायक लिमिटेड का टोटल नेट एसेट्स रिकवरेबल अमाउंट है 2000 मिलियन। तो कैरिंग अमाउंट हमें लेना है यहाँ पर कितना, हमें लेना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट भी पूरा, सारे नेट एसेट्स तो ये ले लिया हमने, इस पे हमें क्या करना होगा, गुडविल को भी लेना होगा। तो आप बोलोगे सर पता आप क्या गलती करोगे, आप बोलोगे सर गुडविल कितने का है,
207,200 होगा, यानी 207.2 मिलियन, क्योंकि सारे थाउजेंड्स के फिगर है। तो आप बोलोगे सर 207.2 मिलियन ले लीजिए, मैं बोलूँगा गलत, हम नहीं ले सकते। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने इंडेक्स 36 में भी देखा था, जबकि आपका गुडविल पार्शियल गुडविल मेथड से आपने निकाला है, एनसीआई को प्रोपोर्शनेट मेथड लिया है, तो आपका गुडविल पार्शियल गुडविल आया। ये 207.2 पेरेंट का गुडविल है, 80% गुडविल है, 100% नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, 207.2 डिवाइड बाई 80% करना पड़ेगा, तब 100% आएगा। 259 लेना पड़ेगा, ये आपको समझ। तो आपका यहाँ पर अब कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट आएगा 1810 माइनस 42 प्लस 259, 2027 आएगा। तो देखो 2027 हमारा आया कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट, और हमारा रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 2000 का है, मतलब इम्पायरमेंट लॉस कितने का है, 27 मिलियन का इम्पायरमेंट लॉस। अब हमें पता है इम्पायरमेंट लॉस जो 27 मिलियन का इम्पायरमेंट लॉस आया, ये फर्स्ट एलोकेट होता है गुडविल में, देन टू अदर एसेट ऑन ए प्रो राटा बेसिस। तो गुडविल तो हमारा 259 का है ही, गुडविल तो हमारा 259 का है ही, उसमें पूरा का पूरा ये अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो आपको नेट एसेट को छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ गुडविल इंपायर होगा। तो सिर्फ गुडविल, अब मुद्दा ये कि क्या 27 मिलियन से गुडविल को इंपायर करते, गलत। अब भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, अभी तो हमने इंपायरमेंट लॉस निकाला है, ये इंपायरमेंट लॉस पेरेंट और एनसीआई में कितना बटेगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम बोलेंगे 27 मिलियन का गुडविल का इंपायरमेंट लॉस है, इसमें पेरेंट का पार्ट कितना है, 27 का 80%, 21.6, बाकी एनसीआई का पार्ट है। मेरे भाई एनसीआई तो आपने ऐसे भी प्रोपोर्शनल नेट एसेट मेथड में दिखाया, अगर एनसीआई आप पूरा फेयर वैल्यू में दिखाते तो आप क्या करते पता है, 21 4.2 क्या 5.2 27 हो जाता। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू में दिखाते आप, तब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते, आप ऑब्वियस सी बात है गुडविल पूरा का पूरा आप कम करते 27 मिलियन से, और पेरेंट का रिटेन अर्निंग से इतना कम हो जाता है, एनसीआई से इतना कम हो जाता। बट एनसीआई तो ऑलरेडी हमने प्रोपोर्शनेट में दिखाया है, तो हमें ये 5.2 इंपायर करने की आवश्यकता नहीं है। आप फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंपायरमेंट लॉस आप पूरा ले रहे हो यहाँ पर, बट 259 तो हमने दिखाया ही कहाँ है, हम तो 207.2 का गुडविल हमने दिखाया है, और उस हिसाब से हमें सिर्फ 21.6 का इंपायरमेंट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 21,600 का पेरेंट का गुडविल खाली इंपायर होगा, और यहाँ पर ये रिटेन अर्निंग से भी 21,600 हम कम करेंगे। यानी कहने का मतलब यही है, पहले तो आप ग्रॉस बेसिस में पूरा वैल्यू ले लो गुडविल का, फिर इंपेयरमेंट लॉस निकाल लो, फिर उसका पेरेंट का हिस्सा देख लो कितना है, उतना ही आप इंपेयरमेंट लॉस बुक करोगे। ये बस आपको ध्यान में रखना। बाकी इंडेक्स 36 का इलस्ट्रेशन 11 का ये जो पार्ट है वो उसमें डाला हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा किया है, बस आपको समझ में आ गया। और आप इसका एक वर्किंग भी दिखा सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल का। मैंने यहाँ पर रफ में डाला, आप एग्जाम में इसी को रफ में नहीं डालते हुए आप अलग अलग वैल्यू दिखा के आप इस तरीके से दिखा देना, कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल, तो एक वर्किंग बन जाएगा आपका, है ना। तो ये पॉइंट मेरा खत्म। इस पॉइंट का डबल इफेक्ट क्या था, एक ये इतना से इंपायर गुडविल कम हुआ, और इतना से हमने रिटेन अर्निंग कम किया। एनसीआई कम नहीं किया, क्योंकि एनसीआई का गुडविल इंपायर हुआ ही नहीं है। अगर एनसीआई का गुडविल भी इंपायर होता तो यहां से कम होता और एनसीआई से भी कम होता, लेकिन हम तो सिर्फ पेरेंट का पोर्शन ही दिखा रहे हैं ना, प्रो राटा बेसिस में। तो ये भी आपका क्लियर हो चुका। अब आगे बस एक ही पॉइंट बचा हुआ, प्रोविजन वाला, ये कराऊंगा, एक क्वेश्चन हो। देखिए 1 अप्रैल 2003 को ईश्वर लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन किया नॉन करंट एसेट का, जिसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स की। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वेर रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड अप्रिशिएटेड अप्रोप्रिएटली। तो आप क्या बोलो, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने पीपी में दिखाया और डेप्रिशिएट किया अप्रोप्रिएट। ईश्वर लिमिटेड हैज ए लीगल ऑब्लिगेशन टू रीस्टोर द साइट, यानी एसेट तो आपने दिखा दिया, अब आप पे ऑब्लिगेशन है रीस्टोरेशन करने का। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की बात करें, इंडेक्स 16, कितना देखो ना, कितना मस्त क्वेश्चन बनाया, इसमें सारी चीजें एड ऑन कर रहे हो। टू रीस्टोर द साइट ऑन विच द नॉन करंट एसेट इज लोकेटेड ऑन 31 मार्च, मतलब इस डेट में आपको रीस्टोर करना है। अब देखो प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर इन्होंने 20x3 लिखा है, यहाँ पर 2043 लिखा है, कंफ्यूजन तो करेगा, देखने को लगेगा 40 ईयर्स की क्या, पर कंफ्यूजन होना नहीं है। यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स है ना, तो मानेंगे 20 ईयर्स के बाद आपको रीस्टोर, ये समझ। तो 20 ईयर्स के बाद रीस्टोरेशन करना आपको। एस्टिमेटेड कॉस्ट लगेगा रीस्टोरेशन का 125 मिलियन, पर थोड़े ना हम इसका प्रोविजन आज इतना बनाएंगे, आज तो प्रेजेंट वैल्यू में बनाएंगे।
125 मिलियन का प्रेजेंट वैल्यू में हम प्रोविजन बनाएंगे, और इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू 6% के हिसाब से इन्होंने बोला डिस्काउंट रेट यूज कीजिए, और 20 ईयर्स का ₹1 का वैल्यू 31.2 पैसा यानी 0.312 है। 31.2 पैसा यानी 0.312 होते हैं, है ना। तो 0.312 आपका प्रेजेंट वैल्यू है। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ 125 मिलियन, ₹1, अगर ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू 0.312 है, तो 125 मिलियन का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? 125 इंटू 0.312, 39 मिलियन, यानी 39 मिलियन का आपको प्रोविजन बनाना है। बट पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने 6.25 मिलियन का प्रोविजन बनाया है प्रो राटा। 125 मिलियन जो खर्चा होगा ना, इसका 21/20 करके प्रोविजन बना है, बिल्कुल गलत है। तो ये सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने 6.25 मिलियन का प्रोविजन बनाया। हम ऐसा कभी नहीं करते। जो फ्यूचर में ऑब्लिगेशन है उसका पूरा एंटायर प्रेजेंट वैल्यू हम प्रोविजन बनाते, थोड़े ना पार्टली, जैसे डेप्रिसिएशन हर साल करते, थोड़े ना प्रोविजन हर साल पार्टली बनाते। तो ये इन्होंने पार्टली 20 ईयर्स में ब्रेक करके इन्होंने प्रोविजन बनाया, जो कि गलत है। तो हमें तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये जो 6.25 मिलियन का इन्होंने पहले प्रोविजन बनाया वो गलत है, उसे हटाना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑलरेडी आपको ये 6250 दिख रहा होगा, ये वही है 6250, मतलब 6.25 मिलियन है, 6.25 मिलियन है आपका। तो यहाँ पर अब देखिए 6.25 मिलियन का जो इन्होंने प्रोविजन रख रखा हुआ यहाँ पर, ये और कुछ नहीं, वही है जो इन्होंने गड़बड़ की है। तो ये प्रोविजन को सबसे पहले राइट ऑफ करो जो गलत बनाया इन्होंने। तो ये मैं क्या करूंगा, 6250 यहाँ पर माइनस करूंगा, जो इन्होंने बनाया गलत बनाया। तो 6250 प्रोविजन माइनस करूंगा तो ये बढ़ेगा कहाँ पर? रिटेन अर्निंग में बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ रहा है सर? क्योंकि लाइबिलिटी कम करोगे तो प्रॉफिट तो इंक्रीज होगा ना, तो इसलिए प्लस में दिखाया मैंने। अब मैं ताजा प्रोविजन बनाऊंगा। क्या ताजा प्रोविजन बनाऊंगा? कि देखो, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि 39 मिलियन का मुझे प्रोविजन बनाना चाहिए। तो 39 मिलियन का प्रोविजन यानी इन 1000 करेंगे तो 39,000 का प्रोविजन बनेगा। 39,000 का प्रोविजन बना होगा। और जब इनिशियली प्रोविजन बनाते हैं तो वो पीपी को बढ़ाता है। याद होगा इंडेक्स 16 में जब प्रोविजन बनाएंगे तो वो पीपी को बढ़ाएगा। 39,000 का प्रोविजन बनाएंगे तो पीपी को बढ़ाएगा। ये हमने कर दिया। तो देखो डबल इफेक्ट भी मैंने कर दिया यहाँ पर। 39,000 यहाँ पर प्रोविजन बढ़ाया और इतने का पीपी भी बढ़ा दिया। अब ये काम हुआ कब है पता है? 1 अप्रैल 2003 को। हम कहाँ पर हैं? हम 31 मार्च 2004 को है। तो एक साल के बाद आपको याद होगा जो पीपी आपने बढ़ाया उस पर डेप्रिसिएशन भी होगा, और जो प्रोविजन आपने बनाया उस पर आपका डिस्काउंट का अनवाइंडिंग भी होगा। ये दोनों बात कैसे भूल सकते हो आप? तो आप देखिए एक साल के बाद, हम 31 मार्च 2004 को है, तो एक साल के बाद हमें दो काम करना है। ये जो पीपी आपने बनाया है इस पे डेप्रिसिएशन होगा लाइफ 20 ईयर्स से। तो 39,000 डिवाइड बाय 20, 1950 आपका एक तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन होगा, और ये डेप्रीशिएशन 1950 किस में जाएगा? पेरेंट और एनसीआई में बटेगा क्या? जी नहीं, क्योंकि ये सब्सिडरी का नहीं, ये पेरेंट का है अपना। ये सब्सिडरी का डेटा नहीं दिया हुआ, पेरेंट का है। तो पेरेंट का खुद का बात कर रहा है, तो पेरेंट का खुद का 1950 से पीपी कम होगा, और 1950 से रिटेन अर्निंग को कम कर दे। ये कर दिया हमने। और इसके अलावा प्रोविजन जो 39,000 का बनाया है, डिस्काउंट है, अनवाइंडिंग होगा क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में बना है, तो 6% रेट है। तो 39,000 का 6% कितना होता है? 2340। तो 2340 से लाइबिलिटी बढ़ेगा, और इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाओगे 2340 का, लाइबिलिटी बढ़ाओगे 2340 का। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा? पीएनएल में चार्ज होता है, 2340 यहाँ पर माइनस। तो ये देखो इसमें थोड़ा सा है मेहनत। एक तो पहले 6250 को राइट ऑफ किया, ठीक है किया। फिर 39,000 मैंने प्रोविजन बनाया, 39,000 का पीपीई दिखाया। फिर अब ये पीपीई में डेप्रीशिएशन किया, है ना, और ये प्रोविजन में डिस्काउंट का अनवाइंडिंग किया, जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट हमने रिटेन अर्निंग के साथ डाला, डबल इफेक्ट के साथ। और इसी के साथ मेरा ये बैलेंस शीट पूरा खत्म होता है। तो यही जरूरी, अब इसी क्वेश्चन को कोई पहले कर ले, बैलेंस शीट बनाने लायक ही नहीं बचेगा वो। अब यहाँ पर मुद्दा ये कि सर आप बोलोगे सर वर्किंग कितना बना है? देखिए आईसी के हिसाब से वर्किंग बनाने पर तो आपकी बैंड बच जाएगी इस क्वेश्चन। तो आप फिर भी इसका वर्किंग, आईसी का आपके पास आरटीपी हो गई, आप आईसी का जरूर से वर्किंग देख लीजिएगा। जो नेसेसरी वर्किंग है मेरे हिसाब से, क्या क्या नेसेसरी वर्किंग है जो आपको बनाना चाहिए। एक तो गुडविल का आपका नेसेसरी वर्किंग बन जाएगा। दूसरा आप एक और काम कर सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स का भी वर्किंग बना सकते हो, जो कि हालांकि मैंने रफ में बनाया। ये देखो ये मैंने रफ में बनाया। आप इसको दो कॉलम देके ऐसे बना सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट विद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और एक्विजिशन डेट, कंसोलिडेशन डेट का भी ये वर्किंग बना सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ डीटीए डिटेल भी जो मैंने रफ में बताया वो आप बना सकते हो।
तो ऐसे करके वर्किंग आप बहुत सारे ऐड ऑन कर दीजिएगा, वो आप कर सकते हो जो मैंने रफ में करा है, क्योंकि मैं वर्किंग बना-बना के कराता, आप उसी में रह जाते, आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आता क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कि मुझे तो एक बार ईज़ी करना है ना आपके लिए, और ईज़ी करने के लिए ज़रूरी है मुझे आपको तरीके से समझाना पड़ेगा। और आप चाहो तो बहुत सारे वर्किंग बना सकते हो, ये प्रोविज़न का वर्किंग बन जाएगा, है ना? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या-क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ये गुडविल का वर्किंग बन जाएगा कि गुडविल के लिए जो मैंने ये निकाला, ये देखो इसका वर्किंग बन जाएगा। तो अब इसका वर्किंग आप अपने हिसाब से प्रेज़ेंट करो, उनको चाहिए बस वर्किंग। तो आप वर्किंग कैसे भी दिखाओ, बस इसका नाम लिख देना है, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट, फेयर वैल्यू इंक्रीज़ ऑफ पीपी जो है आपका, फिर ये मतलब आपका जो डीटीएल नेट का है, ये सारा फिगर दिखा के वर्किंग दिखा दो। तो ये सारी चीज़ें तो आप आराम से कर ही सकते हो मेरे ख्याल से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी वर्किंग आप मैंने नहीं बनाया, मैं नहीं कह रहा मत बनाओ, आप आराम से बना पाओगे। आप ये डेटा देख के बना पाओगे, इसका पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम में। तो ये डेटा देख के आप बनाइए वर्किंग। मेरा फर्ज़ है कि आपको मैं क्वेश्चन समझा दूँ। अब मैंने क्वेश्चन समझा दिया ना पूरे अच्छे से, अब कोई बच्चा आईसी के हिसाब से सॉल्यूशन करना भी चाहता है, वो आराम से कर पाएगा आईसी का सॉल्यूशन देख के। और ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने हिसाब से वर्किंग बनाओ। अब देख लो आईसी ने क्या-क्या टॉपिक पे वर्किंग बनाया है, क्या-क्या आइटम पे वर्किंग बनाया है। उस आइटम पे आप खुद ही वर्किंग बना लोगे, है ना? तो अब यहाँ पर और इस तरीके से वर्किंग चलता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग ही है, हमने 2 पार्ट में देखा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से वर्किंग चलता है। वो सिर्फ वैल्यूज़ देखते हैं। इस तरीके से वर्किंग चलेगा। ये देखो ये सब वैल्यूज़ देखते वर्किंग चलेगा। आप ऐसे करके कैसे भी वर्किंग बनाओ। आप बाकियों का भी वर्किंग आप बनाओगे तो ये 2027,000 आप इस तरीके से एक लाइन में लिख देना, ये 2027 कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट है। फिर रिकवरेबल अमाउंट 2000 का है, तो आप बोलोगे इम्पायरमेंट लॉस इतना हुआ है। फिर एलोकेटेड टू पेरेंट बता दोगे 21.6 है। इस तरीके से बता दीजिए आप। तो ऐसे करके आप 5-6 वर्किंग बना लोगे, मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। और ये बैलेंस शीट तो आपको मैंने बनाना सिखाई दिया, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये बैलेंस शीट कैसे बनाओगे एग्जाम में याद रखना। पहले अपना पेरेंट का पूरा बैलेंस शीट बना लेना हूबहू। उसमें बस ये 15,000 माइनस कर देना, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद ए कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट इन रिटेन अर्निंग, ये कर दिया। उसके बाद क्या करना, सब्सिडरी के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाओगे, शेयर कैपिटल अदर इक्विटी मत दिखा। सब्सिडरी के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखा देना नया एडजस्टमेंट के साथ, जो हमने पहले किया है। गुडविल निकालने का तो वर्किंग पहले कर लेंगे, तो ये नया एडजस्टमेंट वाला ये दिखा देना, यहाँ पर भी 42,000 ऐड करके दिखा देना। प्रोविजन में तो 30 माइनस ही हो जाएगा, ये इनका पूरा दिखा दिया। ये दिखाने के बाद अब जो वर्किंग से आपको गुडविल मिलेगा वो डालोगे, एनसीआई मिलेगा डालोगे, इन्वेस्टमेंट को माइनस करोगे। तो इन्वेस्टमेंट को भी हमने माइनस कर दिया। तो देखो इन्वेस्टमेंट हमारा कितना माइनस हुआ, 14 लाख का जो हमने पीसी दिया माइनस हो गया। ये 7 लाख का जो इन्वेस्टमेंट बच रहा है, ये अदर इन्वेस्टमेंट होगा, सब्सिडरी में नहीं, अदर इन्वेस्टमेंट जो बचा हुआ है आपका। तो ये हमने डाल दिया यहाँ पर। ये सारी चीज़ें डालेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का जो बँटवारा है, निकाला है, वो डाल देंगे, बस आपका बैलेंस शीट मैच करेगा। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, इसका बँटवारा डाला, बैलेंस शीट मैच है। अब 2 चीज़ें करनी है, गुडविल का इम्पायरमेंट का इफेक्ट डालना है बैलेंस शीट में, वो डबल इफेक्ट के साथ डाल देंगे, इतना रिटेन अर्निंग कम करेंगे, इतना सा गुडविल कम करेंगे। और इसका तो मैंने आपको बहुत लंबा 3-4 इफेक्ट था, वो मैंने अच्छे से बता दिया, वो भी डबल इफेक्ट के साथ डाला। क्या-क्या डाला मैंने, पहले पुराना प्रोविज़न को हटाया, तो रिटेन अर्निंग बढ़ा, प्रोविज़न कम हुआ। पीपी बढ़ाया, प्रोविज़न बढ़ाया 39,000 का। फिर उसमें क्या हुआ, अब जो प्रोविज़न है उस पे इंटरेस्ट अनवाइंडिंग होगा, डिस्काउंट, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट रिटेन अर्निंग, डेप्रिसिएशन होगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट रिटेन अर्निंग। ऐसे करके बैलेंस शीट पूरा का पूरा आपका मैच हो जाए। तो बताइए क्या एकदम अच्छे से क्लियर है, हाँ या ना? बताओ। अगर एकदम अच्छे से क्लियर है तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। बस इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप इसमें 2-4 वर्किंग अपना अभी ऐड कर लीजिएगा प्रैक्टिस करते-करते। बात खत्म। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा, सिक्योर करना 16 या 20 मार्क्स। पर ये क्वेश्चन आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा, मैं श्योर। क्वेश्चन आएगा ही आपका। चलो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए मुझे फटाफट से। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।